atomic structure, how atom is look like internally. एटम का स्ट्रक्चर कैसा है? उससे पहले हम अपना पुराना थोड़ा सा काम रिवाइज कर लें, जो हमने चैप्टर 1 में एटम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एटम जो है वो होता क्या है। एटम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो एटम का कॉन्सेप्ट जो है वो एटॉमॉस यानी ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल से है, कि वो पार्टिकल जो सब डिवाइड ना हो सके उसको उन्होंने एटॉमॉस या एटॉमियों का नाम दिया। एटॉमॉस या एटॉमियों का नाम दिया उन्होंने, और उसमें उन्होंने ये वर्ड, इसका वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में इस वर्ड की मीनिंग है इनडिविजिबल, नॉट टू बी कट मोर। एटॉमॉस और समटाइम्स एटोमियो लिखा हुआ है कुछ जगह पर, एक ही बात है दोनों का मतलब। तो अब ये जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, इसको देने वाले कौन कौन से थे, ये नाम याद होने चाहिए आपको। एक ग्रीक फिलोसफर था एटम डेमोक्राइटस, सबसे पहले इसने दिया। इसने कब दिया? 5 सेंचुरी बीसी, यानी 500 बीसी। उसके बाद फिर दूसरा नाम जो है वो आता है किसका? ल्यूकीफोस, रोमन पोइट, और उन्होंने 1 सेंचुरी बीसी, 1 सेंचुरी बीसी रोमन पोइट ल्यूकीफोस ने ये कॉन्सेप्ट इसको रिपीट किया। इसी का यही आइडिया लेकर, एटॉमॉस का आइडिया लेकर, साउंड साइंटिफिक बेसिस पर जॉन डाल्टन ने दिया। जॉन डाल्टन ने 1808 में दिया। तो ये आप याद रखिएगा कि साइंटिफिक बेसिस पर इसने किसने दिया और कौन कौन से थे जिन्होंने इस एटॉमॉस का कॉन्सेप्ट दिया था। तो जॉन डाल्टन मॉडर्न साइंटिस्ट में से वो हैं जिन्होंने एटॉमॉस का कॉन्सेप्ट यानी इनडिविजिबल पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रखा, जो कि इनके टाइम में बहुत जल्द ही डिस्प्रूव भी हो गया था, लेकिन इन्होंने ऐसा दिया था। इनकी वेल नोन एटॉमिक थ्योरी थी उस ज़माने की, बहुत ज़्यादा फेमस, और हम आज तक उसको पढ़ते हैं, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। और इसी थ्योरी के बेस पर इनिशियली पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की कोशिश की गई थी, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की गई थी। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था कि मैटर जो है वो सबसे छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और वो छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स हैं। और एटम्स जो हैं उनको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो अपने साइज में, अपनी शेप में, अपने मास में और तमाम प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होंगे, मींस सिमिलर होंगे। लेकिन वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे दूसरे किसी भी एलिमेंट के एटम से, यानी वो आपस में तो मैच कर रहे होंगे, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो आपस में सब सेम होंगे, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, उनके कहने के मुताबिक हाइड्रोजन जहाँ भी मिलेगा तो वो सेम होगा। हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे आपस में, लेकिन वो डिफरेंट होंगे ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन से, इन सब से मुख्तलिफ होंगे वो। ये कॉन्सेप्ट जो है ये दिया गया था, फिर ये उनकी थ्योरी में बात की गई थी। फिर केमिकल कॉम्बिनेशन जो होंगी वो स्मॉल होल नंबर्स ऑफ एटम्स में होंगी,
यानी फ्रैक्शनल नंबर्स में नहीं होंगी। होल नंबर्स जो एटम्स के होंगे उन्हीं में ही एटम्स आपस में कंबाइन होंगे और उनके कम्बिनेशन से फिर हमारे पास जो है उसमें आप जो है देखेंगे कि वो उनका कम्बिनेशन इस तरह से हो रहा है। हम आगे चलते हैं एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद फिर न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? मैटर और एनर्जी का, जिसमें बहुत सारे दूसरे पार्टिकल्स भी हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ साथ। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन साथ में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, हाइप्रॉन्स, मीजॉन्स, पाइॉन्स, ऐसे कई पार्टिकल्स हैं। ये सब हैं। तो मैटर और एनर्जी के कॉम्बिनेशन की जो बात आती है, तो ये वाली बात कहाँ से ड्राइव हुई है? ये वाली बात जो है वो ड्राइव हुई है, ली गई है आइंस्टाइन की थ्योरी से। आइंस्टाइन की थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट था? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। MC स्क्वायर। का क्या मतलब है इसका? E इज इक्वल टू एम सी मास, स्क्वायर जो हम देखें। फिर मास एनर्जी में फिर कन्वर्ट मास होता है और एनर्जी एनर्जी की फॉर्म में मास में हीट कन्वर्ट हो जाती है। हमें लूज तो होता है, वो उसका कॉन्सेप्ट ये आया था उसमें। इंटर कन्वर्जन ऑफ मास एंड एनर्जी। मास मीन्स मैटर ले सकते हैं हम, तो इंटर कन्वर्जन जो है इनकी वो पॉसिबल है। तो यूनिवर्स में हमारे पास अगर कोई भी चीज है तो या तो मैटर है, अगर मैटर नहीं है तो वो एनर्जी है। इन दो के अलावा तीसरी चीज हमारे पास नहीं होगी। ऑल थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज्ड अपॉन मैटर एंड एनर्जी। इन्हीं से मिलकर बनी है। ये कॉन्सेप्ट था इनका, आइंस्टाइन का। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एटम का, वो उसी थ्योरी से लिया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि आइंस्टाइन ने दिया था, हम ये कहेंगे कि उनकी थ्योरी से लिया गया है। अब हम देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स को। फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हमारे पास हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है और प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन तीनों पार्टिकल्स में सबसे छोटा पार्टिकल है। इन तीनों में मास के लिहाज से भी और वैसे भी। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज उसके ऊपर कितना है? कूलम में चार्ज लिया है, कितना चार्ज होगा? 1.602 टेंस पर माइनस 19 कूलम, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है। और उसी वैल्यू को अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 4.8 टेंस पर माइनस 10, ये वैल्यूज डिटरमाइन की गई हैं। और उसके बाद फिर उसका अगर हम AMU में मास ले रहे हैं तो ये है कार्बन स्केल पर। कार्बन स्केल पर उसका मास जो है, जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, 0.00055। 55 को और भी एक्यूरेसी के लिए इन्होंने 0.0000548 कर दिया। और उसके बाद अगर हम उसको फिजिकल यूनिट्स में लेंगे तो फिजिकल यूनिट्स में हमारे पास हो जाएगा ये किलोग्राम और ग्राम के हिसाब से 9.11 टेंस पर माइनस 31 और माइनस 28 ग्राम्स। यस, ये यहाँ पर जो है इसमें इसको जो कंपेयर किया गया है, वो कंपैरिजन जो इसका है वो 36 टाइम्स हमारे पास बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर 37 लिखा हुआ है, हम इसको 36 कर दें, लेकिन 37 भी समटाइम्स दिया गया है। तो ये 36 टाइम्स लाइटर है प्रोटॉन से। 36 टाइम्स लाइटर है प्रोटॉन से ये। और उसके बाद इसको देखते हैं कि ये होता कहाँ है। क्या ये न्यूक्लियस के अंदर होता है या न्यूक्लियस के अराउंड होता है? न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा होता है ये। तो न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा होता है ये, और इसको हम डिनोट करते हैं E से। तो ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन के इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट बने हमारे मॉडर्न मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से। हमारे पास प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन का जो चार्ज है देखेंगे वही सेम वैल्यू है जो वहां पर आई है कूलम में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी सेम वैल्यू आई है। इसका मतलब अपोजिट साइन के साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम चार्ज रखते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है वो बिल्कुल सेम है दोनों का। और इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे कि ये जो है हमारे पास प्रोटॉन वो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और फिर वही कंपैरिजन किया है, 1836 के बजाय 37 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, ये भी कहीं कहीं लिखा हुआ है बुक में। तो ये जो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अगर हम कार्बन स्केल पर लेंगे तो कितना है, और अगर हम लेंगे उसको फिजिकल यूनिट्स में तो कितना होगा, ये याद रखिएगा वैल्यूज को। अब प्रोटॉन को हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन से भी। प्रोटॉन को डिनोट करने के लिए हाइड्रोजन आयन यूज किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन में से अगर हम हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो न्यूट्रॉन तो उसमें है ही नहीं, बाकी बचा उसमें प्रोटॉन। तो इसीलिए हाइड्रोजन आयन अगर लिखा हुआ है तो इट मीन्स के ये प्रोटॉन है। ये याद रखिएगा आप एमसीक्यू के लिहाज से। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वो है जो न्यूट्रल पार्टिकल है, नो चार्ज। और उसको अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन से तो वहां पर हमारे पास 18, 36 या 37 टाइम्स आ रहा था, ये आ रहा है 18, What did 42 you टाइम्स देन इलेक्ट्रॉन। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में हमारे पास थोड़ा सा फर्क आ रहा है उससे, और बहुत ही मामूली सा फर्क है, इसीलिए हम इसको नियरेस्ट ही ले रहे हैं उतना। तो इतने टाइम्स जो है डिफरेंस आ जाएगा। और अगर हम इसको कार्बन स्केल पर लें तो कार्बन स्केल पर इसका मास कितना हो जाएगा, कार्बन स्केल पर इसका मास है 1.0086 AMU। ये इसका मास है किसका, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके मासेस याद रखिएगा आप कार्बन स्केल पर। और वैसे भी ये एमसीक्यू के लिहाज से ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। अब इनकी डिस्कवरीज कैसे हुई, इनकी डिस्कवरीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं इनकी डिस्कवरीज में हमारे पास है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट वो अभी हमने यहाँ से मिस किया है, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद, और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और वो एक्सपेरिमेंट है फैराडे का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लू मिला था। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लू मिला था हमें। तो वो है फैराडे का एक्सपेरिमेंट। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें आप बुक सामने रखिएगा, और सामने ये भी लिखा हुआ है, इसको भी देखिएगा और बुक को भी देखिएगा। तो बुक में लिखा हुआ यहाँ नहीं लिखा कि ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये ग्लास ट्यूब, शीशे की ट्यूब जो है ये बनाई थी जर्मन इंस्ट्रूमेंट मेकर हेनरिच गीसलर ने। अब आप नोट कीजिएगा कि इसको गीसलर ट्यूब भी कहा जाता था। गीसलर ट्यूब में और इस ट्यूब में डिफरेंस क्या है, सर गीसलर पंप ही ट्यूब लगा हुआ था और उसके अंदर। जी, without consent? इसने विलियम क्रूक ने इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफिकेशन ये की कि वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप लगाने का मकसद क्या था, वैक्यूम पंप जो काम करता है वो प्रेशर को एडजस्ट करता है कि प्रेशर कितना होगा। प्रेशर को हमें एडजस्ट करना है। अगर नॉर्मल प्रेशर पर अगर हम काम करेंगे तो ऑब्जर्वेशन ये है कि नॉर्मल प्रेशर पर गैसेस में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। एट नॉर्मल प्रेशर there was no conduction of electricity inside the tube. It means gases do not conduct electric current at 760 torr or 760 millimeter of mercury.
तो इस प्रेशर पर गैसेस में से करंट पास नहीं होता। ये वाली बात याद रखिएगा, ये इन्होंने काम किया था। अब हम देखते हैं आगे कि आगे एक फिगर में थोड़ा सा हो गया, तो फिगर तो भी नीचे है। तो हम ये देखते हैं आगे के पॉइंट्स क्या हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब प्रेशर को रिड्यूस किया 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो स्पार्किंग जो है वो ऑब्जर्व हुई, या फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, स्पार्किंग या फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ऑब्जर्व हुई। जैसे ट्यूबलाइट फ्लैश करती है, उस तरह से फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ऑब्जर्व हुई। जब प्रेशर को और भी रिड्यूस करके फ्यू मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दिया, तो स्पार्किंग डिसअपियर हो गई और इलेक्ट्रोड्स जो है वो ग्लो करने लगे। इस प्रेशर पर इलेक्ट्रोड्स ग्लो कर रहे थे, दोनों इलेक्ट्रोड्स। समटाइम्स देखा होगा ट्यूबलाइट में या सेवर में कि वो इलेक्ट्रोड्स जो है वो ग्लो कर रहे होते हैं, बाकी जो है वो डार्क होती है। लेकिन प्रेशर को और भी रिड्यूस कर दिया, कितना कम कर दिया, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो जो ग्लोइंग अपीयर हुई वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की जानिब से अपीयर हुई, जिसको पॉजिटिव कॉलम का नाम दिया, पॉजिटिव कॉलम। और प्रेशर क्या है, प्रेशर भी नोट करना है कि किस प्रेशर पर ये अपीयर हुई। जब प्रेशर को और भी कम कर दिया, इतना कर दिया, इतना कम कर दिया, तो फिर ये ऑब्जर्व हुआ कि जो ग्लोइंग थी, जो पॉजिटिव कॉलम था, वो सब खत्म होकर पूरी ग्लास ट्यूब जो है वो ग्लो करने लगी ब्रिलियंट लाइट से, ब्रिलियंट लाइट से करने लगी। यहाँ ग्रीन वर्ड दिया हुआ है, ग्रीन कलर दिया हुआ है, ग्रीन कलर। फिर यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो कलर ऑफ द लाइट है वो डिपेंड करता है द गैस फिल्ड इन द ट्यूब। जो भी गैस फिल्ड है ट्यूब में, उस पर डिपेंड करता है कलर ऑफ द। तो ये जो इसमें हमारे पास है कि ग्रीन लाइट है, तो ग्रीन लाइट कौन सी होगी, ग्रीन कलर किसका होगा, कौन सी गैस का ग्रीन कलर होता है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। क्लोरीन। बिल्कुल ठीक, क्लोरीन गैस जो है उसका कलर जो है वो ग्रीन होता है, तो ग्रीनिश येलो गैस होती है। उसका नाम भी क्लोरोफिल के बेस पर क्लोरीन रखा गया है, तो इसलिए जो है ये ग्रीन कलर की गैस। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो रेडिएशंस जो थी, ये रेडिएशंस, इसके बारे में ये था कि दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान ये रेडिएशंस ट्रेवल कर रही हैं, और ये रेडिएशंस कैथोड से इमिट हो रही हैं, इसीलिए इन रेडिएशंस को कैथोड रेस का नाम दिया गया। कैथोड रेस से इमिट होने वाली रेडिएशंस कैथोड रेस। अब ये कैथोड रेस पर जो काम किया था वो सिर्फ और सिर्फ विलियम क्रूक ने नहीं किया था, बहुत सारे नाम आते हैं उसमें। उनमें जे थॉमसन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नेम है। जे थॉमसन के अलावा नाम आता है किसका, हर्ट्ज हर्ट्ज का, का, लिनर्ड लिनर्ड पोल्स्टाइन, का, इन थॉमसन, सब के नेम्स जे आते हैं थॉमसन जी, का। इन सब के नेम्स आते हैं ये। तो प्रॉपर्टीज जो कैथोड रेस की हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या हैं कैथोड रेस की, उनको भी हम पढ़ते हैं। इस फिगर को यहाँ से हटा दें, ये फिगर जो है वो आ गई है पॉजिटिव रेज वाली, और नेगेटिव रेज वाली जो रेडिएशन जो फिगर है वो यहाँ पर नहीं है हमारे पास, वो है नीचे थोड़ा, उसको लेकर आते हैं हम ऊपर। ये हमारे पास है कैथोड रेस की फिगर। तो कैथोड रेस जो है हमारे पास ये आ गई है कैथोड रेस, और इसको हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। ये शायद फिगर नजर आ रही होगी, लेकिन ये फिगर उसके साथ मिक्स हुई भी है। हम इस फिगर को नीचे ले जाते हैं ताकि हम इसकी प्रॉपर्टीज के साथ इसको पढ़ सकें इजीली।
अच्छा, इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ पता होंगी आपको, याद होंगी प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की? आपके पास पेज नंबर 77 पर है शायद ये। देखिएगा बुक में पेज नंबर 77, बुक सामने रखिएगा, मैंने आपसे कहा था बुक सामने रखा करें। पेज 77 पर ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और सामने कुछ और फिगर्स भी दी हुई हैं जो हमने यहाँ पर यूज नहीं की है। रेडिएशंस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये उसका शेडो, उसका अक्स दे देती है। ये रेडिएशंस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसका शेडो, उसका अक्स मिल जाएगा। इस तरह से ये देखिए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। आपके पास जो पेज नंबर 76 पर नीचे वाली फिगर है, उस फिगर को देखें, उसमें इन्होंने बीच में ऑब्जेक्ट रखकर और फिर वो दिया हुआ है कि शेडो जो है वो किस तरह से आ रहा है उसका। तो ये इसमें जो है इसका शेडो आ जाएगा। ये कैथोड रेज जो हैं नेगेटिवली चार्ज रखती हैं। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से पता चला? इनकी डिफ्लेक्शन से पता चला कि ये मूव कर रही हैं, ये बैंड हो रही हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, जो है मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की तरफ को इनका बैंड होना, इनकी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और उसके अलावा एक पॉइंट और है, यहाँ पर पॉइंट कम लिखे हुए, आपके पास पॉइंट है कि ये रेडिएशंस जो हैं ये अगर किसी भी मेटल फॉइल में से पास होंगी तो बगैर कोई परफोरेशन के, बगैर कोई सुराख किए एल्युमिनियम, कॉपर या गोल्ड फॉइल में से ये पास हो जाएंगी, आसानी से गुजर जाएंगी बगैर कोई होल, बगैर कोई सुराख किए। उसके अलावा इसमें ये कहा जा रहा है कि इनको हम फोकस कर सकते हैं। अगर हम कॉनकेव कैथोड यूज करें तो इन रेडिएशंस को हम फोकस कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। कॉनकेव कैथोड अगर होगा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन अगर कॉनकेव कैथोड आ जाएगा तो उस कॉनकेव कैथोड के बेस पर ये रेडिएशंस जो हैं ये इस तरह से फोकस हो जाएंगी। अब अपने इस सारी रेडिएशन जो निकल रही हैं उस तरह से आ जाएंगी और ऐसे फोकस हो जाएंगी किसी एक पॉइंट में। इससे क्या काम होगा, इसको हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक में, जब ये मटेरियल एनोड पर हिट करेंगी और वहां से कुछ और रेडिएशंस जो हैं वो इमिट करेंगी, और उन रेडिएशंस का नाम क्या होगा? एक्स रेज, एक्स रेज। वेरी गुड। एक्स रोहिंजन रेज, रेज, रोहिंजन। रोएंजन रेज या एक्स रेज जो हैं ये हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में, लेकिन कुछ टॉपिक आगे है। तो ये सर हमने, मास पता लगाने के लिए। जी हाँ, जिसके बेस पर हमने एटॉमिक नंबर भी डिस्कवर किए और ये यस हमारे सर। पास डिस्चार्ज ट्यूब बन गई, वैक्यूम पंप बन जाएगा। तो ये हम एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं इसको अगर कॉनकेव कैथोड यूज करें। उसके बाद ये है कि अगर ये रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं ग्लास ट्यूब, ग्लास पर या किसी और मटेरियल पर, तो ये उस मटेरियल को ग्लो कर देती हैं, उसको रोशन कर देती है, रोशनी जो है फ्लोरेसेंट ये क्रिएट करती हैं। तो अगर इनका चार्ज टू मास रेशो देखें तो चार्ज टू मास रेशो इक्वल था इसके इलेक्ट्रॉन के बराबर था, और इसीलिए फिर इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। और हर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इसमें से निकल रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो हर एक हाइड्रोजन के मुकाबले में इतना उनका डिफरेंस आ रहा था कि अगर हाइड्रोजन का मास 1 है तो उनका 1836 टाइम्स लाइटर था हाइड्रोजन से। तो ये जो है इनके सब इसके कंट्रीब्यूशन से ये जो है इन रेडिएशंस का हमें पता चला। अब हम देखते हैं पॉजिटिव रेस को। तो पॉजिटिव रेस जो है वो किसने डिस्कवर की और किस तरह से हुई? पॉजिटिव रेस पर काम किया गोल्डस्टीन ने। गोल्ड। गोल्डस्टीन ने किस तरह से काम किया कि गोल्डस्टीन ने कहा कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर हो रहे हैं तो फिर देयर मस्ट बी ये इक्वल शो नहीं हो रही पॉजिटिव सर। चार्ज। सर स्क्रीन नहीं आ चलेगी। रही। नहीं आ रही है? जी सर, नो सर। स्क्रीन नहीं आ रही। तो चलें, ये आ गई सामने। नो सर। यस सर। यस सर, आ आ गए। गई? यस सर। ठीक यस है। सर, आ गई। तो
इसमें गोल्डस्टीन ने कहा कि अगर नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस या पार्टिकल्स इनसाइड द ट्यूब हैं तो वहां तो हमने जो गैस फिल की है तो वो तो एटम है। तो अगर एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो फिर वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज किस तरह से मिलेगा, उसको ढूंढने के लिए उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर उसका एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल रहा वो ये था परफोरेटेड कैथोड वाला। ये इसने कैथोड जो लिया था परफोरेटेड लिया था, इसमें होल्स हैं, इसमें सुराख हैं। तो परफोरेटेड कैथोड वाला उसने लिया। उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि बैक साइड पर ग्लोइंग हो रही है। तो बैक साइड पर जो ग्लोइंग हो रही है, उसने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है यकीनन रेडिएशंस सामने से आ रही हैं। सामने से आ रही हैं तो वो रेडिएशंस कौन सी हैं जो सामने से आ रही हैं, वो पॉजिटिव चार्ज रखती हैं। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ही पता चला कि उन पर पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट हो रही है किस साइड पर, नॉर्थ साइड पर या साउथ साइड पर? सर जो साउथ साइड पे पॉजिटिव होगी। नॉर्थ। जो पॉजिटिव नॉर्थ। रेज है वो किस साइड पर डिफ्लेक्ट होंगी? नॉर्थ। साउथ। पॉजिटिव सर रेज। साउथ सर पे होंगी, नॉर्थ। सर साउथ नॉर्थ पे, से। साउथ नॉर्थ। पे होंगी अच्छा, सर। इसका साउथ। मतलब आप लोग साउथ। साउथ। नॉर्थ और साउथ में कंफ्यूज हैं कि आपको ये नहीं पता कि नॉर्थ पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव है। नॉर्थ पर सर साउथ पे नेगेटिव होंगी। रेडिएशंस जाती है। नॉर्थ पर नेगेटिव रेडिएशंस जाती हैं तो इसका मतलब कि उस वो पर चार्ज पॉजिटिव है। क्या होगा नॉर्थ पर? पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से जो है वो नॉर्थ, ये जाएंगी कहाँ पर, साउथ पर, यस सर। नेगेटिव चार्ज की जानिब जाएंगी। तो ये इनकी डायरेक्शन से पता चला कि ये डिफ्लेक्शन इनकी जो है वो किस तरह से हो रही है। फिर इन्हीं रेडिएशंस पर काम किया आगे किसने, जे जे थॉमसन ने, और उसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। जे जे थॉमसन का किस तरह से काम था, जे सर जे चार्ज टू थॉमसन, मास रेशियो कारक। हाँ, और जे जे थॉमसन ही ने फाइंड आउट किया था कि ये रेडिएशंस जो हैं ये कैथोड रेज से डिफरेंट हैं। अब जरा नोट कीजिएगा आप कि इसमें जो डिफरेंट नेम्स आते हैं उसमें पॉजिटिव रेज का नाम आता है, एनोड रेज का नाम आता है, और कैनाल रेज का नाम आता है। कैनाल रेज क्यों? क्योंकि कैनाल्स में से ये पास हो रही हैं, ये कैनाल्स बने हैं उनमें से ये पास हो रही हैं, तो कैनाल रेज का नाम भी इसमें आता है। तो अब इनमें से एक नाम बिल्कुल गलत है, वो कौन सा, कैनाल रेज, एनोड रेज या पॉजिटिव रेज? पॉजिटिव यस, रेज। मैस, यू आर राइट। एनोड। एनोड रेज नाम गलत है, पॉजिटिव एनोड। रेज नाम बिल्कुल सही है, लेकिन एनोड रेज जो यस। नेम है वो गलत है। क्योंकि एनोड रेज से ये ख्याल तस्वुर आता है कि शायद ये एनोड से इमिट हो रही हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, एनोड से इमिट नहीं हो रही हैं। ये अंदर जो गैस फील्ड है उसके आयोनाइजेशन से ये जो है इमर्ज हो रही हैं, ये इमिट यस हो रही हैं। अब सर इसके तभी इसका पॉइंट्स, चार्ज टू मास रेशियो वो कांस्टेंट नहीं है, जी हाँ, इसीलिए, और वही पॉइंट अभी आगे सामने आ रहे हैं आपके, गैस पे डिपेंड ये करता सामने पॉइंट्स आ गए और इसमें से भी आपको एक एमसीक्यू भी देते हैं सामने। तो इसमें यह है कि प्रॉपर्टीज जो हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती हैं, जिससे पता चलता है कि इनके ऊपर चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। इनका जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव चार्ज उसी के बराबर होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। लेकिन चार्ज टू मास रेशियो इनका डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। और अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस जैसे ही अंदर कैथोड रेज ने इसको आयोनाइज किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके ऊपर चार्ज आया 1, और मास कितना आया इसके ऊपर, इसका मास कितना है 1। अब अगर हमने फिल कर दी नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो भी पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकला, पॉजिटिव चार्ज आया, और यूनी पॉजिटिव अपॉन उसका मास जो होगा नाइट्रोजन का कितना, 14। 14। और उसके बाद फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस जो है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज,
और उसमें उसका देखेंगे +1 चार्ज और उसका मास कितना है 16। और अगर हमारे पास है फ्लोरीन गैस, तो फ्लोरीन गैस जो है उसमें भी जैसे ही स्ट्राइक किया कैथोड रेज ने, इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें से और 1 अपॉन मास कितना है इसका 19। 19। अब हम इसमें से देखेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है। सर हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है। और उसके बाद फिर बाकियों को हम देखेंगे कि उनका चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कम होता जा रहा है। तो अगर आपको ये डिफरेंट गैसेस नेम के साथ, नाम के साथ दे दी जाएं, इस तरह से ना दी जाएं और फिर आपसे पूछा जाए कि अब बताइए कि चार्ज टू मास रेशियो जो है वो किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और सर मास से सीक्वेंस इन्वर्सली है। कि मास जिसका ज्यादा होगा आप समझ जाएंगे कि इसका चार्ज टू मास रेशियो सब कम कम होगा। है। तो अब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर करके दे देंगे आपको, वो भी सिलेक्ट कर लेंगे ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी। जी ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पॉजिटिव रेस जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। इसके बाद हमें रेडियो एक्टिविटी से पहले एक टॉपिक पढ़ना है और वो कौन सा है फ्राइडे वाले। फैराडेज एक्सपेरिमेंट। जी बिल्कुल सही, फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हमें। तो वो हम आज नहीं पढ़ रहे, उसको इसमें लिखना होगा, उसकी फिगर वगैरह ड्रा करें या जो भी करें तो वो हमें करना होगा। तो आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं।